लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे सिसोदिया राजवंश के बारे में हम पढ़ रहे थे और सिसोदिया राजवंश में हमने चर्चा कर ली थी, राणा कुंभा के बारे में चर्चा कर ली थी और हमने चर्चा कर ली थी महाराणा प्रताप के बारे में और राणा लाखा के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और हैं जो राणा लाखा के बारे में से पहले बताऊं आपको, सिसोदिया जो राजवंश है वहां से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3-4 शासक आने वाले हैं और उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम्मीर देव के बारे में चर्चा करेंगे। हम्मीर देव के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम्मीर देव का शासनकाल की चर्चा करें सबसे पहले तो 1326 से 1364 ईस्वी तक हम्मीर देव का शासनकाल रहता है। और फिर चर्चा करते हैं कि जो हम्मीर देव है उनको सिसोदिया राजवंश का संस्थापक माना जाता है। सिसोदिया राजवंश का संस्थापक, सिसोदिया राजवंश का संस्थापक माना जाता है। पहली बात तो ये है, किसको? राणा हम्मीर देव को। अगली चर्चा करें, ये किसके पुत्र थे? तो ये हरि सिंह के पुत्र थे। किसके दोस्तों? हरि सिंह के पुत्र थे। हरि सिंह के पुत्र कौन थे? तो ये राणा हम्मीर देव हरि सिंह के पुत्र थे, सिसोदिया राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। और बात करें कि जब हम्मीर देव ने चित्तौड़ पे अधिकार किया तो जो शासक थे मालदेव सोनगरा, वहां पे उनका अधिकार था। तो उनसे जो मालदेव सोनगरा थे, उनके पुत्र का नाम आ जाता है जेसा, और जेसा का वहां पे अधिकार होता है। और अधिकार होने के बाद में जेसा को हराकर और उसने है जो चित्तौड़ पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? राणा हम्मीर ने। तो चित्तौड़ पर अधिकार किया। किसको हराकर? जेसा को हराकर। और जेसा किसका पुत्र था? तो ये था मालदेव सोनगरा का पुत्र आ जाता है इसका। ठीक है, अगली चर्चा करें कि हमारे जो राणा हम्मीर देव हैं, हम्मीर देव के जो उपनाम है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं अब थोड़ी। तो इसके उपनाम की बात आती है, उपनाम। और उपनाम कौन कौन से हैं? तो उपनाम की अगर चर्चा करें तो मेवाड़ का उद्धारक इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक राणा हम्मीर को कहा जाता है। ठीक है, एक बात और आती है कि मेवाड़ का उद्धारक इन्हें भी कहा जाता है, और मेवाड़ का उद्धारक एक आता है भामासा। भामासा भी मेवाड़ का उद्धारक कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसने महाराणा प्रताप की सहायता करी थी सैनिकों की, और कुछ धनराशि देके जो इसने सहायता की थी। किसकी? प्रताप की। तो इसको मेवाड़ का उद्धारक भी इसी को कहा जाता है। और मेवाड़ का उद्धारक एक राणा हम्मीर देव को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। एक और इसे वीर राजा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पहली बात तो क्या आ गई? मेवाड़ का उद्धारक। दूसरी बात आती है इसमें वीर राजा के नाम से भी जाना जाता है। कौन? हम्मीर देव। वीर राजा के नाम से इसके बारे में चर्चा करें तो जो राजा है इसका जो रसिक प्रिया है, और रसिक प्रिया में कुंभा ने इस शब्द का उच्चारण किया सबसे पहले, और इस शब्द से संबोधित किया किसको? राणा हम्मीर को। ठीक है दोस्तों, तो चर्चा कर रहे हैं हम उपनाम की
राणा हम्मीर के उपनाम कौन कौन से आ जाते हैं? मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है। एक मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह भी मेवाड़ का उद्धारक है, जिन्होंने प्रताप की सहायता करी। अगली बात करते हैं कि मेवाड़ का उद्धारक के बाद में वीर राजा कहा जाता है, और वीर राजा का उल्लेख किसमें मिलता है कि इस शब्द का जो ये है जो रसिक प्रिया ग्रंथ है, इसमें कुंभा ने ये इस शब्द से संबोधित किया राणा कुंभा को। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। इसे प्रबल हिंदू राज भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे रख के प्रबल हिंदू राज, एक और नाम आ जाता है प्रबल हिंदू राज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और बात आती है कि वीर राजा तो कुंभा के द्वारा रसिक प्रिया में इसका वर्णन मिलता है, पर जो प्रबल हिंदू राज है ये किसने कहा, तो इसके भी बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये शब्द किसने दिया, ये नाम किसने दिया, तो ये कर्नल टोड ने दिया। किसने दिया दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये महाराणा जो हम्मीर है, राणा हम्मीर है, उनके जो उपनाम के नाम ये आ जाते हैं। पहली बात करें शासनकाल की, शासनकाल आ जाता है 1326 से 1364 ईस्वी तक। सिसोदिया राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं राणा हम्मीर, और हरि सिंह के ये पुत्र होते हैं। चित्तौड़ पे जेसा का जब अधिकार, मालदेव सोनग्रा के पुत्र जेसा का अधिकार था, तो उससे अधिकार छीन के चित्तौड़ पे शासन करने लग जाते हैं। जेसा को पराजित करके इस पे अधिकार कर लेते हैं। अगली बात आती है कि राणा जो हम्मीर हैं, उनका उपनाम की चर्चा करें तो उपनाम में आ जाता है मेवाड़ का उद्धारक, इन्हें कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है। दूसरा नाम आ जाता है वीर राजा। वीर राजा का वर्णन किसमें मिलता है? रसिक प्रिया में इसका वर्णन मिलता है। किसने कहा? कुंभा ने वीर राजा कहा। ठीक है, एक और बात आती है कि प्रबल हिंदू राज भी कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, तो ये भी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आगे क्या। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। आप आगे चर्चा है कि राणा हम्मीर के उपनाम हो गए। राणा हम्मीर के उपनाम के बाद में अब आ जाते हैं जो सिंगोली का जो युद्ध होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसका युद्ध? सिंगोली। सिंगोली युद्ध। तो सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट से मेरा यही निवेदन है कि जो सिंगोली का युद्ध है ये किस किस के मध्य लड़ा जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो नाम आ जाते हैं, एक तरफ तो सेना रहती है हम्मीर देव की। किसकी? हम्मीर की। एक तरफ तो हम्मीर खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है मोहम्मद, जो इसका नाम आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक और अमीर के मध्य युद्ध होता है। किसके मध्य? मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, और इसमें हमीर देव ये राणा हमीर है, वो है जो मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर देते हैं इस युद्ध में। किस युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है किस किस के मध्य होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के बीच में, ये राणा हमीर के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती कि हमीर है जो इसने निर्माण कार्य किए। निर्माण कार्यों में आ जाता है जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसमें अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन? हमीर। किसका निर्माण करता है? चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर
का निर्माण करवाता है। ठीक है दोस्तों। अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। किसने इसका निर्माण करवाया? महाराणा हम्मीर ने इसका निर्माण करवाया। इसके बाद में मेवाड़ की गद्दी पे बैठते हैं सिसोदिया वंश का जो अगला राजा हो जाता है वो आ जाता है राणा क्षेत्र सिंह। क्या नाम आ जाता है? क्षेत्र सिंह। ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको सिंगोली के युद्ध में के बारे में आपको ध्यान रखनी है। राणा हम्मीर और हम मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध होता है। राणा हम्मीर और हम्मीर देव दोनों अलग अलग थे। हम्मीर देव गुहिल वंश का शासक था, ये सिसोदिया वंश का शासक है। ठीक है दोस्तों। ये सिसोदिया वंश का संस्थापक इसे कहा जाता है। तो सिंगोली का युद्ध होता है हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। मोहम्मद बिन तुगलक की पराजय हो जाती है। राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें अन्नपूर्णा माता का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों। अब चर्चा करते हैं आगे की। अगला शासक आ जाता है अगला शासक कौन आ जाता है? ये आ जाता है क्षेत्र सिंह, राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। 64 इसका शासनकाल रहता है 1364 से 1384 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों। 1364 से 1382 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। किसका? क्षेत्र सिंह का। क्षेत्र सिंह का शासनकाल रहता है। और क्षेत्र सिंह ने क्या किया कि मालवा के जो दिलावर खां गोरी है उसको पराजित किया। सबसे पहले तो इसने क्या किया? मालवा का जो दिलावर खां गोरी को क्या किया? इसने पराजित किया। ठीक है दोस्तों। इसको क्या कर दिया? इसने पराजित कर दिया। दिलावर खां गोरी को इसने सबसे पहले पराजित किया और पराजित करने के बाद में इसने क्या किया कि इससे संबंधित आपको और भी जानकारी पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में यही जानकारी इसके बारे में मिलती है। क्षेत्र सिंह के बारे में शासनकाल पूछ लिया जाता है। 1364 से 1382 तक इसका शासनकाल रहता है। मालवा के दिलावर खां गोरी को पराजित कर देता है। तो यही इससे संबंधित आपको इतनी जानकारी तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों। क्षेत्र सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे और क्षेत्र सिंह के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में शासक आ जाता है लाखा, जिसे लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। ठीक है। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह भी इसे कहा जाता है। तो अगला शासक हमारा कौन आ जाता है? राणा लाखा। अब पढ़ते हैं राणा लाखा को। राणा लाखा या इसको लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राणा लाखा और लक्ष्य सिंह ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। शासनकाल इनका पूछ लिया जाए तो शासनकाल इनका आ जाता है 1382 से 1421 ईस्वी भी मिल जाएगा आपको और 1397 ईस्वी भी मिल जाएगा। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी आपके सामने आ सकता है। तो दोनों चीजों का बारीकी से देखना है इसको। ठीक है दोस्तों। राणा लाखा और लक्ष्य सिंह, जिसे लक्ष्य सिंह कहा जाता है, इसके शासनकाल में सबसे पहले क्या हुआ कि जो जावर की खान थी मेवाड़ में, उदयपुर में जावर की जो खान थी उसके जावर की जो चांदी की खान थी उसका उत्खनन कार्य प्रारंभ होता है। जावर की खान और जावर की जो चांदी की खान थी, इसकी चांदी की खान का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो इसके शासनकाल में क्या होता है, जावर की जो चांदी की खान है उसका उत्खनन कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है।
ये सबसे पहले कार्य किया गया। आगे फिर इसने इसके शासनकाल में एक झील का निर्माण होता है और उस झील का नाम आ जाता है पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण भी इसी के शासनकाल में होता है। किसका? पिछोला झील। कहानी जुड़ी हुई है इससे। पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो एक पिच्छू नामक एक बंजारा था और इस बंजारे ने क्या किया, उस रास्ते से गुजर रहा था, गुजरते हुए बेल, उसका बेल अपने साथ था और बेल को प्यास लगी। प्यास लगने के कारण जब उसको पानी नहीं मिला पीने के लिए तो वहां पे अपने प्राण त्याग देता है। तो पिच्छू बंजारे ने अपने बेल के की याद में इस झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील का। तो क्वेश्चन बनता है कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, किसके शासनकाल में करवाया? राणा लाखा के शासनकाल में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा अपने बेल की स्मृति में ये पिछोला झील का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और बात आती है कि जब लाखा बुजुर्ग हो गया तो बात क्या आ जाती है, बुजुर्ग के वक्त में इसके एक पुत्र था और उसका नाम आ जाता है चूड़ा, चूड़ा, जिसे मेवाड़ का भीष्म पिता में भी कहा जाता है। तो हम चर्चा करते हैं राणा लाखा की। राणा लाखा और इधर मेवाड़ की, ये मेवाड़ की गद्दी पे बैठा हुआ था लाखा, बुजुर्ग हो गया। इधर आ जाता है मारवाड़ और मारवाड़ पे राव चूड़ा और चूड़ा के पुत्री अंसाबाई। मेवाड़ पे शासन कर रहा था लाखा। लाखा के एक पुत्र था, उसका नाम आ जाता है चूड़ा, राणा चूड़ा। इसका ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र या बड़ा बेटा चूड़ा। मारवाड़ का राव चूड़ा है जो अपनी पुत्री हंसाबाई के लिए, राणा चूड़ा के लिए है जो क्या भेजा जाता है, शादी के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। और प्रस्ताव जाते दरबार में, जब सैनिकों के द्वारा दरबार में प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहले चूड़ा है जो जंगलों में चला जाता है शिकार के लिए, और दिखाई सबसे पहले कौन देता है? लाखा दिखाई देता है। तो सैनिक और उसके जो सेनापति कुछ लेके आए थे, कुछ रिश्ते के लिए नारियल वगैरह, तो लाखा को देख के उन्होंने सोचा कि शायद इसी से हंसाबाई का संबंध होने वाला है। तो सबसे पहले ये सैनिकों के द्वारा गए, यहाँ जाते हैं और जाते ही दरबार में जाने के बाद में लाखा के गले में हार पहना देते हैं और एक नारियल हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि हम मारवाड़ के राव चूड़ा की हंसाबाई का जो रिश्ते का प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आप स्वीकार कीजिएगा। तो ये स्वीकार कर लेते हैं। अब चूड़ा इस शर्त पे हंसाबाई का विवाह करता है और उसका वो जो प्रस्ताव होता है, वो जो शर्त होती है वो ये होती है कि हंसाबाई से जो भी संतान उत्पन्न होगी वह मेवाड़ की गद्दी पे बैठेगी। तो लाखा इस बात से सहमत हो जाता है और हंसाबाई और लाखा के मध्य विवाह हो जाता है। दोनों का विवाह होने के बाद में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। हंसाबाई का विवाह लाखा से हो जाता है और इस शर्त पे कि मेवाड़ की गद्दी पे हंसाबाई का एक पुत्र बैठेगा। तो ये विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद में मोकल का जन्म होता है। किससे? हंसाबाई से। हंसाबाई से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम आ जाता है मोकल। मोकल का जन्म हुआ। मोकल का जन्म होते ही
कम उम्र का था, छोटी उम्र का था। छोटी उम्र में इसको शासक घोषित कर दिया जाता है और शासक घोषित करने के बाद में क्या होता है कि इसका शासनकाल चूड़ा द्वारा राणा चूड़ा द्वारा जो इस शासनकाल को चलाया जाता है। पर हंसाबाई के मन में कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती है, तो इसको लेकर राणा चूड़ा है जो कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है मांडू। और मांडू जाने के बाद में इसने जो प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन कभी भी शादी नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी इससे जुड़ी हुई है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई और लाखा का विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद में प्रतिज्ञा लेता है कौन? राणा चूड़ा। और चूड़ा प्रतिज्ञा लेने के बाद में वो चला जाता है, कहां चला जाता है? राणा चूड़ा ये चला जाता है कहां? मांडू। मांडू चला जाता है। लाखा का पुत्र कौन? ये हंसाबाई हो गई। और हंसाबाई का पुत्र हो गया मोकल। मोकल को गद्दी पे बिठा देते हैं। गद्दी पे ये मेवाड़ की गद्दी पे बैठ जाता है। कंवर चूड़ा की बात करें तो कंवर चूड़ा के उपनाम आ जाते हैं। तो इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं? तो इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह भी राणा चूड़ा को कहा जाता है, कंवर चूड़ा को कहा जाता है। और इसे मेवाड़ का राम भी इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? मेवाड़ का राम, क्योंकि राम जी ने भी तो वनवास लिया था अपने पिता के कहने पे। उसी प्रकार से मेवाड़ का राम भी कौन हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कंवर चूड़ा या राणा चूड़ा। आगे चल के चूड़ा के वंशज चूड़ावत कहलाए। आगे जाने के बाद में क्या हुआ? चूड़ा के जो वंशज थे वह क्या कहलाए? चूड़ावत कहलाए आगे जाके, चूड़ा के वंशज। ठीक है, तो कहानी इस तरीके से आती है। आगे क्या होता है कि मेवाड़ में है जो इसके शासनकाल में पट्टा जारी करने का अधिकार भी क्या किसको था? चूड़ावतों को था। मेवाड़ में पट्टा जारी करने का अधिकार भी किसको था? चूड़ावतों का था। ठीक है, मेवाड़ में महाराणाओं के जो तलवार बांधी जाती थी उसका भी अधिकार किसको था? चूड़ावतों का था। और मेवाड़ में सबसे पहले है जो बात आती है महाराणा प्रताप की, और महाराणा जो प्रताप है उनको तलवार किसने बांधी थी? तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, प्रताप को तलवार किसने बांधी? तो नाम आ जाता है कृष्णदास चूड़ावत। कृष्णदास चूड़ावत ने महाराणा प्रताप को तलवार बांधी थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चूड़ावत को ही ये अधिकार था कि मेवाड़ के जो महाराणा हुए उनको तलवार बांधने का जो अधिकार इन्हीं को था, चूड़ावतों को। ठीक है, बात आती है आगे की राणा लाखा बुजुर्ग हो गए, और बुजुर्ग होने के बाद में एक किला आता है, उस किले का नाम आ जाता है तारागढ़। और तारागढ़ एक तो दुर्ग में, एक तो अजमेर में है। तारागढ़ एक तो अजमेर में है और एक आ जाता है बूंदी में। तो हम बात कर रहे हैं बूंदी की। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को जब लाखा नहीं जीत पाया तो इसने क्या किया? तारागढ़ की जो बूंदी का है उसके खूबसूरत इस तरीके का मिट्टी का एक किला तैयार करता है राणा लाखा, और उस पे विजय प्राप्त करके अपना सपना पूरा कर लेता है। तो जो प्रतिज्ञा उसने ली थी कि मैं बूंदी के जो तारागढ़ का जो दुर्ग है उसको मैं कैसे भी करके जो इसको जीतना चाहता हूं, तो उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसने मिट्टी का किला बनाया, और मिट्टी का किला बना के उसने क्या किया? उस पर विजय हासिल कर ली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में राणा लाखा के बाद में गद्दी पे कौन बैठता है? हंसाबाई का पुत्र मोकल आ जाता है।
मोकल बैठेगा। मोकल के बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले आप देख लो कि राणा लाखा और या लक्ष्य सिंह जिसे कहा जाता है, इसका शासनकाल आ जाता है 1382 से 1421 या 1397, दोनों में से, दोनों को ध्यान रखना है, तो इनको ध्यान रखना है। आगे चर्चा करते हैं। राणा चूड़ा इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए थे और हंसाबाई के विवाह के बाद में मारवाड़ के जो राव चूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई, उसका विवाह हो जाता है राणा लाखा के साथ में, और राणा चूड़ा है जो मांडू चला जाता है। ठीक है, राणा चूड़ा को या कंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है, मेवाड़ का राम कहा जाता है। आगे जाके जो कंवर चूड़ा के जो वंशज हुए उनको चूड़ावत कहा जाता है। ठीक है, और सलुम्बर जाके इसने चूड़ावत वंश की क्या नींव रखी। ठीक है, तो इसके वंशज क्या कहलाए? चूड़ावत कहलाए। पुत्र एक जन्म होता है हंसाबाई से, मोकल उसका नाम आ जाता है। मोकल जन्म लेने के बाद में राणा चूड़ा मांडू चला जाता है। मांडू जाने के बाद में क्या होता है कि हंसाबाई, ये जो राणा लाखा थे, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उस पे विजय प्राप्त करूंगा कैसे भी करके। तो उसने मिट्टी का एक दुर्ग बनाया तारागढ़ के जैसा, और उसको क्या कर दिया, उस पे विजय हासिल कर ली। इतनी कहानी इससे सम्मिलित मिलती है। ठीक है दोस्तों, तारागढ़ के दुर्ग के बारे में दो जानकारी मिलती है। एक, तारागढ़ अजमेर में स्थित है, गढ़ बिटली पहाड़ी पे। मेवाड़ के पृथ्वीराज जो थे उनको क्या कहा जाता है? उनको उड़नार पृथ्वीराज भी कहा जाता है। तो उनकी पत्नी ताराबाई के नाम पे अजमेर में दुर्ग बनाया जाता है, तारागढ़ दुर्ग। हमने पहले की क्लासों में हमने चर्चा कर ली थी। हम चर्चा कर रहे हैं तारागढ़ बूंदी की, तो उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं कौन? राणा लाखा। और राणा लाखा के बाद में शासक गद्दी पे कौन बैठता है? मोकल। मोकल बाल्यावस्था में गद्दी पे बैठ जाता है, तो उसको समझ नहीं होती कि शासनकाल कैसे चलता है, फिर भी उस गद्दी पे बिठा दिया जाता है, क्योंकि शर्त यही रखी गई थी कि हंसाबाई से जो भी पुत्र, जो भी संतान पैदा होगी, वो जो किसकी मेवाड़ की गद्दी पे बैठेगा। तो हम चर्चा करेंगे अब किसकी? मोकल की। राणा मोकल। मोकल किसका पुत्र था? राणा लाखा का पुत्र था। मां का नाम आ जाता हंसाबाई। मोकल 1421 से या 1421 से शासनकाल गद्दी पे बैठता, मेवाड़ की गद्दी पे। 1421 से 1433 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठा रहता है। 1421 से 1433 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठा रहता है, शासनकाल करता है। ठीक है दोस्तों, मोकल अल्प अवस्था में गद्दी पे बैठ जाता है। पहली बात तो ये आ जाती है, अल्पावस्था में गद्दी पर बैठ जाता है, मेवाड़ की गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, किसकी गद्दी पे? मेवाड़ की गद्दी पे। ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि शर्त थी तो बिठाना तो इसी को था। चूड़ा प्रशासन का कार्यभार संभाल रहा था, परंतु क्या हुआ, इसकी जो प्रशासन था, शासन की जो बागडोर थी, शासन की जो बागडोर थी, उसको कौन संभाल रहा था? राणा चूड़ा। और राणा चूड़ा को ये देखकर हंसाबाई के मन में ख्याल आया कि उसको लगा कि कहीं ना मेरे पुत्र से, मोकल से ये गद्दी छीन ले और गद्दी पे कौन बैठ जाए? राणा चूड़ा। तो ये दिमाग में ख्याल आ जाता है किसके? हंसाबाई के। और ये दिमाग में ख्याल आने के बाद में उसने क्या किया, राणा चूड़ा है जो वहां से कहां चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं और वहां जाके रहने लग जाते हैं। ठीक है, मोकल की बात कर रहे हैं। मोकल ने एक युद्ध किया और वो युद्ध लड़ा जाता है
1428 ईस्वी में, और 1428 ईस्वी में नागौर में वो युद्ध होता है। किसमें? नागौर में ये युद्ध लड़ा जाता है, और नागौर में भी एक जगह आ जाती है, उसका नाम आ जाता है रामपुरा। क्या नाम आ जाता है? रामपुरा। रामपुरा नामक स्थान पे ये युद्ध लड़ा जाता है 1428 ईस्वी में। फिरोज खां, एक तरफ तो मोकल और एक तरफ फिरोज खां, दोनों के मध्य युद्ध होता है। दोनों के मध्य युद्ध होता है तो फिरोज खां को इसमें पराजय का सामना करना पड़ता है। तो नागौर रामपुरा का युद्ध इससे जाना जाता है। नागौर रामपुरा का युद्ध कब हुआ? 1428 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ? मोकल और फिरोज खां के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें फिरोज खां की पराजय हो जाती है, और पराजय होने के बाद में इसने, मोकल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर का नाम आ जाता है, क्या नाम आ जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम आ जाता है दोस्तों? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये निर्माण करवाया मोकल ने। ठीक है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया मोकल ने, और निर्माण तो पहले ही हुआ था, पर इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा? मोकल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मोकल की जो चाचा और मेरा थे, उन्होंने मोकल की हत्या कर दी थी। कौन आ जाते हैं? चाचा मेरा। इन दोनों ने मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में गद्दी पे कौन बैठेगा? अब राणा कुंभा। राणा कुंभा के बारे में हमने चर्चा कर ली थी दोस्तों। तो बात आती है मोकल की। मोकल का शासनकाल पूछ लिया जाता है 1421 से 1433 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठता है, और अल्पावस्था में मेवाड़ की गद्दी पे बैठ जाता है। अगली बात यह शासन की बागडोर राणा चूड़ा संभालता है, लेकिन हंसाबाई के मन में कुछ गलत फहमियां पैदा हो जाती है, और ये राणा चूड़ा है जो मेवाड़ के शासनकाल को छोड़ के, मेवाड़ को छोड़ के कहां चल जाता है? मांडू चला जाता है। 1428 ईस्वी में नागौर में रामपुरा का युद्ध होता है। फिरोज खां के मध्य और मोकल के मध्य, दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। फिरोज खां को इसमें पराजय का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और इसके बाद में मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और चाचा और मेरा ने मोकल की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो आगे हमने अब पिछले जो वीडियो में राणा कुंभा के बारे में पढ़ रखा है, इसके बाद में कुंभा का शासनकाल आता है, तो आप इस वीडियो को जाकर देखिएगा। धन्यवाद आप हमारी क्लास से जुड़ने के लिए, और लाइक स्टडी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर आने के लिए, उसके सदस्य, इस परिवार के सदस्य बनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।